नमस्कार, मैं रुद्र अवस्थी। संवाद के इस मंच से आज हम फिर एक बार लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करेंगे। ये समय नतीजों की समीक्षा का है और समीक्षा के दौरान यह बात अक्सर हम करते हैं कि चुनाव के पहले जो आकलन किया गया था, जो अनुमान हमने, जो कयास सामने रखे थे, उसके अनुसार नतीजे कहाँ बैठते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, सोशल एक्टिविस्ट और चुनाव के जानकार सुदीप श्रीवास्तव। सुदीप श्रीवास्तव से हमने चुनाव के पहले, चुनाव के नतीजे आने के पहले भी बात की थी। उस समय उन्होंने जो आकलन सामने रखा था, इस बातचीत में हम कोशिश करेंगे कि वो जो आकलन थे, जो अनुमान थे, वो कितने खरे साबित हुए, कहाँ क्या अनुमान लगाए गए थे और नतीजे किस तरह आए। सुदीप जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही है कि आपने जो चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले एक अपना आकलन किया था, एक अनुमान लगाया था, उसमें उसके अनुसार कितना सही बैठा, कहाँ पर कितनी सीटें सही आई उनके अनुसार? देखिए, ये बहुत धन्यवाद है कि आप पुनः इस बात को कर रहे हैं, क्योंकि जब एग्ज़िट पोल आ गए थे और एग्ज़िट पोल भाजपा को 300 से ऊपर, एनडीए को 400 भी पार करा रहे थे, 350 से ऊपर तो सामान्य वो था। उस समय हिम्मत करके जब मैंने अपनी बात रखी थी और कहा था कि बीजेपी की सीटें 250 से ऊपर आती मुझे नहीं दिख रही है, उसके दूसरे दिन ही सुदीप ठाकुर राजनांदगांव से हैं, अमर उजाला के एडिटर हैं, उन्होंने भी एक कुछ ट्वीट किया था और मैंने उनको कोट ट्वीट किया कि आप चिंता मत करिए, एग्जिट पोल में परेशान मत होइए, बीजेपी 250 पहुंचने में हाँप जाएगी। मतलब 250 भी मेरा ऊपरी लिमिट थी और हुआ वही एग्जैक्टली कि भाजपा 240 पे रुक गई है। मैंने एनडीए को 287 सीटें कहा था, एनडीए 292 आया। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो मेरे द्वारा बताया गया था वो पूरा सही उतरा देश में। एक क्षेत्रवार भी अगर आप जाएंगे तो क्षेत्रवार भी जो पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत जो मैंने टैली दी थी वो लगभग वैसी ही उतरी है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है। लेकिन मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं होऊंगा अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि मैं कहां कहां जी, वही तो हमारा भी कहना है। ये बीच में टोक रहा हूं आपको। ये जो बातचीत है, इसका अर्थ यही है कि हम जब चुनाव होते हैं उस समय जो बात करते हैं, जो बात सामने हमें समझ में आती है वो सामने रखते हैं ईमानदारी के साथ। तो इस बारे में निश्चित रूप से उसकी समीक्षा ईमानदारी से होनी चाहिए कि वो नतीजों के में जो हमारा आकलन था वो कितना सही के कितना नज़दीक था। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जो दो राज्य बने, जो एक राज्य जहां मैं गलत हुआ वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैं मानता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल घूमा नहीं हूं, पहले भी 1-2 बार 3 बार चुनाव में गया हूं, लेकिन जो बाकी एग्जिट पोल और बाकी सारी चीज़ें थी और लगातार हम देख रहे थे संदेश खाली से लेके कि इस बार बीजेपी पूरी ताकत से वहाँ बढ़ रही है और पूर्वी भारत में बढ़ेगी, तो वो साथ ही साथ ये भी कि जो जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया राष्ट्रपति, तो जो संथाल आदिवासी का इलाका है उस इलाके में बढ़ेगी, ये सारी चीज़ों को लगकर मुझे लगता था कि शायद इस बार भाजपा 18 से बढ़ के 24-25 हो जाएगी और टीएमसी घट के 18 आ जाएगी। इस जगह मैं गलत साबित हुआ क्योंकि टीएमसी ने लगभग जो नतीजा विधानसभा का था उसको रिपीट किया है और 29 सीटें टीएमसी लेके आई है, केवल 12 सीट बीजेपी की आ पाई, बीजेपी घट गई। तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर मैं मानता हूं कि मैं गलत इसलिए कि मैंने ट्रेंड भी गलत पकड़ा। गलत दो होता है, एक आपने 20 कहा, सीटें आई 17, तो आप लोग कह सकते हैं कि आप गलत थे,
लेकिन मैंने अगर बताया है कि भाई बढ़ रही है, तो बढ़ने में 20 की जगह 17 रह गई, तो रुझान की दर है, ये रुझान तो सही पकड़ा ना। ठीक। तो बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां मैंने ट्रेंड भी गलत पकड़ा और ये भी सीटों का आकलन भी गलत पकड़ा। इसके अलावा मैं मानता हूं कि यूपी में मैं कितना नुकसान हो रहा है बीजेपी को, ये आकलन में थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया। मैंने लगभग 25 सीटों में नुकसान हो रहा है बोला था कि 55 से ऊपर सीट बीजेपी की नहीं आएगी, बीजेपी 37 पे आ गई। तो ये जाहिर है कि हमको दिख रहा था कि नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी ये समीकरण लगा के कि शायद ये यहाँ होगा, मुस्लिम वोट उतना कंसोलिडेट नहीं होगा, दलित वोट कुछ बीजेपी में चला जाएगा, इस सारी बातों के हिसाब से तो यूपी में हमने जो आकलन किया था कि 25 सीटों का नुकसान होगा, नुकसान बढ़ के बहुत लंबा चला गया और आधी से ज़्यादा सीटें बीजेपी हार गई। दूसरा राज्य, तीसरा राज्य मैं मानता हूँ वो बहुत अधिक नहीं है। मैंने महाराष्ट्र को 24-24 प्रेडिक्ट किया था, वो 26-24-22 भी हो सकता था, वो 31-17 हो गया। ये बिल्कुल दिख रहा था कि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव की शिवसेना मजबूत रहेगी। कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कांग्रेस 13 सीट लेके आई, सपोर्ट की वजह से ही परफॉर्मेंस। हाँ, कांग्रेस 13 सीट लेके आई, शिवसेना 9 सीट लेके आई, 8 सीट शरद पवार की पार्टी लेके आई। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया। तो वहाँ पर ट्रेंड सही पकड़ा था, सीटें कुछ उधर हुई। कर्नाटक को भी कह सकते हैं कि हमने बीजेपी की 14-15 सीटें आकी थी, ये 14-15 वो बचा पाएंगे, वो 19 बचा ले गए, कुछ ज़्यादा सीटें वो बचा ले गए। उसके अलावा तो मैं मानता हूँ कि पूरे राज्य में मतलब 30 राज्य अगर है तो आप ये मानिए कि मुझे खुद भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ और आश्चर्य होता है कि मैंने लगभग 24 राज्य लगभग सही पकड़ लिए, ट्रेंड भी पकड़ा और सीटें भी बहुत क्लोज पकड़ी। मध्य प्रदेश में थोड़ा गड़बड़ है कि मध्य प्रदेश में मैं 4-5 सीटें हार सकती है सोचा, छत्तीसगढ़ में 2 से 3 सीटें हार सकती है सोचा। तो ये क्लोज मार्जिन से बीजेपी के फेवर में चली गई, जैसे कि राजनांदगांव 44,000, कांकेर 1,800। अगर ये कांग्रेस के पास आती तो कांग्रेस की टैली 3 होती, जो मैंने कहा था कि 2 से 3 हो सकता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में कुछ सीटें हैं। तो ये है स्थिति ओवरऑल। लेकिन ये तो क्लियर था कि अच्छा मान लीजिए एग्जिट पोल इतना भयंकर नहीं दिखाते, 350 एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है हमारे ऊपर भी, तो शायद मैं बीजेपी को और कम करके आंकता। मुझे लगा कि इतने एग्जिट पोल बोल रहे हैं तो फिर शायद मैं 225 पे रखता। तो चलिए जो भी है, आज रिजल्ट सामने है और मुझे खुशी है कि पूरे देश में कुछ ही लोग हैं जिनका आकलन सही हुआ है, उसमें से एक मैं हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूं कि आप लगातार जो लोगों से संपर्क, एक अनुभव के आधार पर जो चीज़ें सामने रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसके नज़दीक पहुंचती। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है कि इतने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने भी कहाँ कमी की आपके नज़रिए से कि वो आज सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, या क्या वजह है, या किन क्षेत्रों में उसे ज़्यादा उम्मीद के हिसाब से नतीजे नहीं आए, और आपको भी क्या लगता है उसमें? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 80 सीट का उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भूल गया था बोलना, राजस्थान में मैंने कहा था 8-9 सीट कम से कम बीजेपी हार रही है, जाट राजपूत नाराज है सबके कारण, और वहाँ तो 11 सीट हार रही है। तो 80 सीट का उत्तर प्रदेश, 42 सीट का पश्चिम बंगाल और 48 सीट का महाराष्ट्र, ये जो 3 सबसे बड़े राज्य है, ध्यान दीजिए, 3 सबसे बड़े राज्य, 48, 42, 90 और 80, 170, इन तीनों में बीजेपी रिसीविंग एंड पे है, कम सीटें पाई है। माने आप सोचिए, टोटल एनडीए की सीटें अगर आप देखें तो 12, 17, 29 और 37, 66 सीट है।
104 सीट इनके खिलाफ गई है। इस रिजल्ट के हिसाब से ये जो 3 क्रूशियल स्टेट है बड़े, जो बीजेपी को जहां से बहुत उम्मीद थी, पिछले बार 64, 18 और 82 और 41, 123 सीटें थी जहां, वहां सीटें आधी हो गई। उस नतीजे को देख के तो ये लगता है कि ये सरकार बदल जानी चाहिए थी। लेकिन अगर सरकार आज बीजेपी की, मोदी की और एनडीए की बन गई है, तो नक्शे में आप देखेंगे तो इस बार बीजेपी उत्तर भारत में नहीं बल्कि मध्य भारत में, गुजरात से प्रारंभ करके मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा, माने अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक हिस्सा ऐसा है 26, 21, 47 और 40, 87 सीट का, जिस 87 में बीजेपी केवल 3 सीट हारी है, 84 सीट जीती है। इनमें से 3 राज्य में कांग्रेस से सीधा मुकाबला था, एक राज्य में बीजू जनता दल से मुकाबला था। अब इसमें और जोड़ दीजिए 3-4 राज्य, दिल्ली के साथ 5 उत्तराखंड, 4 हिमाचल, 5, 4, 9, 7, 16, ये 16 सीटें भी ऐसी हैं जो पूरी की पूरी बीजेपी जीती है। मतलब इन 103 में 100 सीट और इन तीनों राज्य में कांग्रेस मेन प्लेयर है। दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी है। तो ये जगहों पर अगर 20 सीट भी कांग्रेस निकाल लेती, ज्यादा नहीं, केवल 20, 1-2 हिमाचल, 1-2 उत्तराखंड, 2-3 दिल्ली, 3-4 गुजरात, 5-6 मध्य प्रदेश, 3-4 छत्तीसगढ़ और 2-3 सीट उड़ीसा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को भी इन नतीजों से नहीं, बहुत खुश नहीं होना चाहिए। मैं वही बोलने जा रहा हूं, मैं वही बताने जा रहा हूं। मैं इस बात को सोचना शुरू किया कि क्या कारण है कि इन राज्यों पे भाजपा अभी भी जीत के आई है। तो जो चीज मेरे सामने आई है वो 2-3 कारण है। पहला कारण यह है कि इन राज्यों में कांग्रेस को सपोर्ट देने वाला कोई क्षेत्रीय सत्रप नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश, महाराष्ट्र में वो 2 उद्धव ठाकरे और शरद पवार, फिर आप आइए बंगाल में तो ममता बनर्जी अपने आप में सब कुछ है, ठीक है, जो खुद अपने दम पर हरा रही है। हाँ। फिर आप अगर कांग्रेस जिन राज्यों में ठीक की है उन राज्यों में जाइए तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है तेलंगाना, कर्नाटक में 9 सीट जीती, वहां सरकार है। राजस्थान के कांग्रेस नेता गहलोत हों चाहे पायलट हों, इतने मजबूत है और राजस्थान में अल्टरनेट रही है सरकार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसा नहीं है कि लगातार 15-15 साल से हार रहे हैं, जो गुजरात के अलावा दूसरा वो है। हरियाणा में हुड्डा है, कुमारी शैलजा और बाकी नेता है, पंजाब में वो है ही है पावरफुल। तो ये पहला कारण तो ये है कि इन राज्यों में ध्यान दीजिए, बहुत से हमारे परिचित नेता भी हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये दुख से कहना पड़ता है कि इन राज्यों में जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं उनका जनता के सामने जो स्वीकार्यता है वो बहुत कम हो गई है। आज की डेट में कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तो पार्टी खत्म है, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब जगहों पर क्राइसिस है, लीडरशिप का क्राइसिस है। पहला चीज। दूसरी चीज ये है जो मैंने नोट की है, इतना क्राइसिस होने के बाद भी एक नेता अहंकारी है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, और उसका परिणाम यह है कि जो उनके समर्थक कार्यकर्ता हैं वो भी अहंकारी है और वो भी एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते। तो कांग्रेस को तो इस चुनाव में ये बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए
कि जिन राज्यों में कोई क्षेत्रीय सत्रप नहीं है या कोई स्थानीय नेता मजबूत नहीं है जो लोगों को साथ लेके चल सके, उन राज्यों में उसकी स्थिति बहुत बुरी है। तो क्या इन नतीजों का कोई असर पड़ सकता है? क्या ऐसा कोई अनुमान आपको क्या लगता है पिछले अनुभव को देखते हुए कि ये कोई सबक लेके कुछ सुधार करेंगे या कुछ बदलाव आएगा? क्या उम्मीद लगती? देखिए, ये तो पार्टी का इंटरनल मामला है कांग्रेस का, लेकिन मैं मानता हूं कि उड़ीसा आप 25 साल से हार रहे हो, आप उसके रिवाइवल के लिए क्या कर रहे हो? आप उत्तर प्रदेश तो लगातार राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ये पता लगता है। गुजरात आप 1995 से हार रहे हो। यही मैं कह रहा हूँ ना, 30 साल से हार रहे सीखती नहीं ना। आपने कहा ना सबक हाँ मिल रहा है कांग्रेस को, मगर सबक से तो कुछ कभी हासिल मध्य कर नहीं प्रदेश पाती छत्तीसगढ़ में आप अधिकतर हार रहे हो। एक चुनाव छोड़ दीजिए, आप सारे चुनाव हार रहे हो। आप आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता आपको यहाँ कहता मिल जाएगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कि ये तो हमारा गढ़ है, ये तो नेचुरल है, और अभी भी इस धोखे में है कि कांग्रेसी ही कांग्रेसी को हराता है, अभी भी इस धोखे में है। जबकि आज मैं कहता हूं जिम्मेदारी से कि कांग्रेसियों की भीतर घात करने की हैसियत भी नहीं है, खत्म हो गई है। ठीक कह रहे हो आप। 96 से पार्लियामेंट हार रहे हैं। बिल्कुल 1991 आखिरी लोकसभा का चुनाव था जब आपने ज्यादा सीटें इस इलाके में जीती थी पूरे। ठीक है, उसके बाद से तो लगातार इनका छत्तीसगढ़ तो आप 10-11 बना हुआ है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में एक बार 2009 में 12 सीटें कांग्रेस ले आई। बिल्कुल ठीक है। गुजरात में जब तक मोदी नहीं थे प्रधानमंत्री की दौड़ में, तब तक 12 सीटें आ रही थी। आज तो ये स्थिति है कि अब 3 चुनाव देख लीजिए, साफ है। और जब बीजू जनता दल नीचे गया तो उसको रिप्लेस बीजेपी कर रही है, कांग्रेस नहीं कर पा रही है। जो वहां पर ओरिजिनल पार्टी थी जिसको हरा के बीजू जनता दल आई, कांग्रेस बाहर हो गई और भाजपा ने रिप्लेस कर दिया। बस यही वजह है। मेरा जो सवाल था कि हार जो लगातार मिलती है, अगर इन राज्यों में 20 सीटें भी आई होती तो आज प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, राहुल गांधी होते। 20 सीटें भी आती, क्योंकि ये 20 सीटें कांग्रेस की आती, कांग्रेस की टैली 120 के लगभग होती और कांग्रेस हर क्या प्रधानमंत्री बनता और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। यानी वो इंडिया गठबंधन की वे जो और पार्टियां हैं उनकी बैसाखी के सहारे ही कांग्रेस को जो पोजीशन मिली है वो मिल पाई। ये एक कटु सत्य है। जिन राज्यों में उसकी लीडरशिप मजबूत है और जिन राज्यों में उसके पास मजबूत साथी है, वो 2 राज्यों के अलावा जहां पर उसका नीचे का मजबूत नहीं है लीडरशिप, वहां साफ है। और ये गहन चिंतन का विषय है कि आपकी स्वीकार्यता 0 है। यहां आपका ना अग्निवीर चल रहा है, ना यहां आपकी महिला की न्याय गारंटी चल रही है, ना यहां आपका दूसरा कोई योजना चल रही है। आखिर ये 5 न्याय गारंटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि आपकी स्वीकार्यता नहीं है। लोग कांग्रेस के बजाय अभी भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो ये बहुत सोचने का विषय है। और इन 4-5 राज्य में, दिल्ली में तो मैं एक कारण और मानता हूं, हिमाचल तो सरकार होने के बाद भी हारे हैं ये। अच्छी बात यह है कि हिमाचल में 6 जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें 4 में कांग्रेस जीती और सरकार बच गई। मतलब जनता ने कहा कि लोकसभा मोदी को दे रहे हैं और यहां पर सुक्खू की सरकार चलती रहे या कांग्रेस की सरकार चलती रहे। उत्तराखंड की स्थिति बुरी हो गई है। दिल्ली में जो एक एडिशनल कारण है जो मुझे समझ में आया, दोनों पार्टियों आप और कांग्रेस ने एक गलती की। स्वाति मालीवाल वाला एपिसोड अगर नहीं होता तो दिल्ली में आपके स्थिति और गठबंधन की स्थिति बेहतर होती। उसका महिलाओं पर आप कितना भी डिफेंड कर लीजिए, उसका महिलाओं पर, वोटरों पर और एक जाम उस पर बहुत नेगेटिव असर हुआ। दूसरी चीज, वहां पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया को टिकट देने का बहुत विरोध था। वो संदीप दीक्षित का, शीला दीक्षित का इलाका है। संदीप दीक्षित तक उसके विरोध में थे और 15 साल शीला दीक्षित सरकार में रही। फिर कन्हैया कुमार को दिल्ली में टिकट देने के बजाय आप बिहार टिकट देते
बिहार में मैं इसलिए कहता हूं कि तेजस्वी को भी दिल बड़ा करने की जरूरत है। हाँ, जैसे वही अखिलेश बात। ने सभी जातियों को समेटा और यादव को कम करके बाकी जातियों को जोड़ा। तेजस्वी, आप पप्पू यादव को टिकट मत दो, तेजस्वी कन्हैया को टिकट नहीं देने दूंगा, तो उसका परिणाम यह है कि वो आज भी सीएम बनने के लिए नहीं तैयार हो पा रहे हैं। उनको दिल बड़ा करना चाहिए और थोड़ी थोड़ी स्पेस लोगों को देनी चाहिए। कन्हैया पे क्या है कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, सब कुछ है, लेकिन दिल्ली के इलाके में जो कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी हुई है, वो गलत सही जो भी हो, देश के टुकड़े टुकड़े, वैसे कैंडिडेट को दिल्ली में उतारना कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं था। सुदीप जी, बातचीत को अब हम यहीं विराम देंगे। आपने जितनी बातें रखी लोकसभा चुनाव के नतीजों के आकलन को लेकर, जो आपकी एक बात- आखिरी बात कहूंगा, मैं अभी देख रहा हूं कांग्रेस के, देखिए बहुत सही है कि एक बहुत मॉरल डिफीट नरेंद्र मोदी की हुई है। नरेंद्र मोदी की खुद की लीड 4 लाख से घट के 1.5 लाख हो गई है। 370 तो छोड़ दीजिए, 272 नहीं आया, 240 आ गया। और कायदे से तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था और एनडीए का नया नेता चुनना चाहिए था। अगर बड़े, जो बोलते हैं ना, बड़े स्टेट्समैन इमेज का अगर कोई व्यक्ति होता तो ये काम करता, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब साथ में हैं, तो नंबर जब उनके साथ है तो कौन रोक सकता है। लेकिन इस मोदी के इस पराभव से डेफिनेटली कांग्रेस को खुश होना चाहिए, राहुल गांधी को भी खुश होना चाहिए, सबको होना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कुछ ज्यादा खुशी और कुछ ज्यादा घमंड से कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं 2-3 लोगों को वॉच किया, वो मतलब वो तो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमने पूरा निपटा दिया। आज सच्चाई अभी भी ये है कि अभी भी कांग्रेस को विपक्ष का ही रोल मिला है। ठीक बात है। एक मजबूत विपक्ष का रोल मिला। जनादेश तो विपक्ष के लिए ही है। विपक्ष के लिए ही है, मजबूत विपक्ष के लिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अगला चुनाव आप जीतें, तो आप इस स्तर पर किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिसेंसी, किसी भी प्रकार की चूक अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि बीजेपी तो अब 24/7 जिन सीटों को हारी है उन सीटों पे भिड़ जाएगी। आप जिन सीटों पर जीते हो उसको बचाए रखना और नई सीटें ऐड करना, इस काम में लगिए। कांग्रेस के लिए, मैं अपोजिशन के लिए मैं कहना चाहूंगा, बजाय इसके एक कल कंट्रोवर्सी हुई है किसी पत्रकार के साथ में, अनवारंटेड है। हो सकता है कि पत्रकार का प्रश्न सामयिक नहीं हो, पत्रकार का प्रश्न ऐसा ना हो कि जो आपको उचित लगे, सब कुछ सही है, लेकिन एक लीडर को जवाब देते समय उसका ओनस, जो बोलते हैं ना, किसी पब्लिक डिस्कोर्स में मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखने का ओनस जो है वो लीडर पर ज्यादा है बनिस्बत सवाल पूछने वाले के। ठीक बात है। सुदीप भाई, बात आपने जो रखी इसके लिए और समय दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद।